धर्मू ने ऊपर बर्थ पर कब्जा कर लिया है। यहाँ से वो नीचे नसरीन को पूरी तरह से देख सकता था। गंगाबाई ने इसे हिदायत की थी कि रात को सोना बिल्कुल नहीं, इसलिए वो बिस्तर अपने साथ नहीं लाया था। सेठ के बॉडीगार्ड के पास भी बिस्तर नहीं था। इस इलाके में सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की गर्माहट थी। फरीदाबाद से गाड़ी चली तो सेठ नसरीन से बातें करने लगा। इधर उधर की बातें, बम्बई शहर की रंगीनियों की बातें। नसरीन बड़ी मुश्किल से ऊपर मुस्कुराहट तारी करके इससे बातें सुनते रही। एक दिन और एक रात का सफर था। सारा दिन बॉडीगार्ड दरवाजे पर पहरा देता रहा। डब्बे का दूसरा दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया गया। धर्मू भी हर स्टेशन पर जहां गाड़ी रुकती बर्थ से नीचे उतरा था। नसरीन से मुस्कुरा कर एक आधी बात करता, इसको चाय पानी का पूछता। सेठ ने मिठाई और पूरी कचौरी से भरा हुआ नाश्ता दान सार रख लिया था। फरीदाबाद से निकलकर गाड़ी मथुरा गई। जहां गाड़ी रुकती बॉडीगार्ड बंदूक पकड़कर दरवाजे में चौकस होकर खड़ा हो जाता। नसरीन को डब्बे से उतरने की इजाजत नहीं थी। सेठ को तो कोई एतराज नहीं था, मगर गंगाबाई के आदमी धर्मू को सख्त हिदायत थी कि लड़की किसी स्टेशन पर डब्बे से नीचे नहीं उतरेगी। चुनाचा कोई स्टेशन आता तो धर्मू भी बर्थ पर से उतरकर दरवाजे में आ जाता। नसरीन को बता दिया गया था कि गाड़ी दूसरे दिन सुबह को बम्बई पहुंचेगी। आगरा आया, धौलपुर आया और गुजर गया। ग्वालियर, ललितपुर, बीना, भोपाल, होशिंगाबाद, अटारसी खंडों के स्टेशन भी निकल गए। नसरीन को धर्मू ने किसी स्टेशन पर भी उतरने न दिया। बुरहानपुर गाड़ी रुकी तो सेठ ने धर्मू से कहा कि लड़की को प्लेटफार्म पर जरा टहलवा लो, मगर धर्मू ने साफ इनकार कर दिया। नसरीन अपनी सीट पर नीमदराज चुपचाप हालात का जायजा लेती रही। कभी इसे ख्याल आता कि वो गुनाह की दलदल में फंस चुकी है और अब कभी इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकेगी। कभी इसे यकीन सा होने लगता है कि खुदा इसकी मदद जरूर करेगा और वो फरार होने में कामयाब हो जाएगी। ये सारे का सारा इलाका इसके लिए अजनबी था। वो इस तरफ जिंदगी में कभी नहीं आई थी। दिन गुजर गया, रात आ गई, सेठ सो गया। बॉडीगार्ड कंपार्टमेंट के बंद दरवाजे के साथ टेक लगाकर चौकस बैठा था। धर्मू भी बर्थ पर जाग रहा था। वो कभी नसरीन से और कभी गार्ड से, जो गोरखा था, बातें कर लेता। हर स्टेशन पर वो चाय मंगवाकर खुद भी पीता और गार्ड गोरखे को भी पिलाता ताकि वो जागते रहे। नसरीन की नींद गायब थी। इसका दिमाग तेजी से फरार की तदाबीर पर गौर कर रहा था। जनता एक्सप्रेस रात के अंधेरे में सेंट्रल के जंगलों में से गुजर रही थी। नसरीन जाग रही थी। खिड़की के गहरे शीशों में से इसे अपने डब्बे की चीजों का अक्सी नजर आता था। किसी छोटे स्टेशन से गाड़ी गुजरती तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन के पीछे भागती रोशनियां नजर आ जाती। नसरीन के लिए ये रात बड़ी कीमती थी। आज की रात इसे अपनी ज़िंदगी की अहम तरीन रात महसूस रही थी। अगर इसने ये रात ज़ाया कर दी तो फिर इसके लिए अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करना नामुमकिन हो जाएगा। फिर मौत ही इसे गुनाह की दुनिया से निजात दिला सकेगी। मोटा सेठ थोड़ी देर को जागता, नसरीन का हाल पूछता, पेट पर हाथ फेर कर एक आध डिकार मारता, फिर पहलू बदल कर खराटे लेने लगता। ऊपर वाली बर्थ पर धर्मू कुंडे की भी बार बार पहलू बदलने की आवाज़ रही थी। वो भी नींद के खिलाफ जंग कर रहा था। सिर्फ दरवाजे पर बैठा गोरखा गार्ड पूरी तरह जाग रहा था। सोचते सोचते नसरीन के दिमाग की रगें जलने लगी। कोई राह फलाल नजर नहीं आ रही थी। आखिर कुदरत ने इसे एक मौका फराहम कर दिया। रात का पिछला पहर था। नसरीन जाग रही थी। ट्रेन की रफ्तार भी कुछ हल्की हो गई। लगता था कि कोई स्टेशन आ रहा है, क्योंकि शीशे में दूर दूर आबादियों की रोशनियां दिखाई दे रही थी। अचानक बॉडीगार्ड गोरखे ने खड़े होकर धर्मू को आवाज़ दी कि नीचे आकर यहाँ बैठो, मैं बाथरूम जाता हूँ। बर्थ से धर्मू ने कोई जवाब न दिया। वो सो रहा था। गोरखे ने 2-3 बार धर्मू को पुकारा। जब कोई जवाब न मिला तो नसरीन की सीट की तरफ बढ़ा। वो ये मालूम करना चाहता था कि नसरीन जाग रही है या सो रही है। नसरीन ने फ़ौरन आंखें बंद कर ली और हल्के हल्के खराटों की आवाज़ निकालने लगी। कुदरत ने इसे एक मौका फराहम कर दिया था और ये मौका किसी सूरत में भी ज़ाया नहीं करना चाहती थी। नसरीन को महसूस हुआ कि गोरखा बॉडीगार्ड इसके चेहरे पर गौर करके देख रहा है। नसरीन ने अपनी खराटों की आवाज़ जरा ऊंची कर दी। फिर इसे इसके भारी जूतों की आवाज़ अपनी सीट से दूर होती सुनाई दी। इसने गोशाए चश्म में से देखा। गोरखा बॉडीगार्ड बाथरूम का दरवाज़ा खुल रहा है। जो ही बाथरूम में दाखिल होने के बाद बॉडीगार्ड ने दरवाज़ा बंद किया। नसरीन उठकर बैठ गई। इसने सेठ की तरफ देखा। वो गहरी नींद सो रहा था और बड़े बेहंगम खराटे ले रहा था। नसरीन एक लम्हे साकित हो गई। इसने ऊपर बर्थ पर लेटे धर्मू पर कान लगा दिए। ऊपर से इसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। नसरीन सीट पर से उठ खड़ी हुई। इसने ऊपर वाली बर्थ पर देखा कि धर्मू दूसरी तरफ मुंह किए सो रहा है। कफ्स का दरवाज़ा खुल गया। शिकारी गहरी नींद सो रहे थे। गाड़ी की रफ्तार हल्की पड़ते पड़ते खासी हल्की हो गई। नसरीन के लिए यही एक मौका था, यही एक वक्त था। इसने जल्दी जल्दी सैंडल पहनी, दबे दबे चलती दरवाजे के पास आ गई। दूसरा दरवाज़ा लॉक था, मगर इस दरवाजे की सिर्फ चटखनी लगी हुई थी। इसने आहिस्ता से चटखनी हटाई और दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया। ताज़ा हवा का झोंका अंदर आया। बाहर पहले तो नसरीन को कुछ भी दिखाई न दिया। इसने आंखें खोल कर देखा। वो किसी एक जगह छलांग लगाना चाहती थी जहाँ गिरने के बाद वो जिंदा बच जाए और जख्मी भी ना हो। आगे से गरड़ गरड़ की आवाज़ आने लगी। फिर इसका डब्बा भी इस तरह चोटे नाले
नाले पर से गुजरने लगा। नाले में भरा हुआ पानी डब्बों की रोशनी में चमक रहा था। इसके बाद सिर्फ चंद सेकंड थे। नसरीन ने अल्लाह का नाम लिया, आंखें बंद की और नाले में छलांग लगा दी। वो पानी में गिरी और काफी नीचे चली गई। वो तैरना जानती थी और हाथ पाँव की जुम्बश से इसने जल्दी से अपना सर पानी से बाहर निकाला। वो घबराई हुई रेलवे लाइन पर इसे जनता एक्सप्रेस के आखिरी डब्बे की सुर्ख बत्ती अंधेरे में गुम होती दिखाई दी। नाले का बहाव तेज था। ये नीम पहाड़ी इलाका था। ऐसे इलाके में नाले तेज बहते हैं। इसने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो नाले में किसी पत्थर से नहीं टकरा गई। इसने पानी के बहाव के रुख तैरना शुरू कर दिया। वो इस मुकाम से बहुत आगे निकल जाना चाहती थी। इसे यकीन था कि जो ही गोर के बॉडीगार्ड को इसके गायब हो जाने का इल्म हुआ, वो फौरन जंजीर खींच कर रुकवा देगा। पानी का तेज बहाव इसे नामालूम मंजिल की तरफ तेजी से आगे ही आगे लिए जा रहा था। ये इंडिया का वो इलाका था जहाँ सर्दियों में भी मौसम खुशगवार रहता है। तैरने में नसरीन की साड़ी रुकावट बन रही थी। वो साड़ी को उतार कर फेंक भी नहीं सकती थी। एक्सप्रेस की सुर्ख बत्ती नजरों से ओझल हो चुकी थी। ये नीम पहाड़ी नाला था जिसके किनारे काफी ऊंचे थे। रात के अंधेरे और सितारों की हल्की रोशनी में ये दोनों तरफ दीवारों की तरह नजर आ रहे थे। काफी आगे जाकर नाला दाएं जाने मुड़ गया। अब नसरीन ने सोचा कि इसे पानी से बाहर निकल आना चाहिए, मगर मोड़ पर आकर नाले के बहाव एकदम तेज आ गया। पानी की मौजें नसरीन को बहाती हुई काफी दूर तक ले गई। वो पाँव चलाती नाले के किनारे की तरफ आई, मगर ढलान किनारे पर काई जम जाने की वजह से इतनी फिसलन हो गई कि नसरीन ऊपर न चढ़ सकी। इसी कश्मकश में वो नाले के अंदर में मजीद आगे निकल गई। अब इसे ठंड लगने लगी। वो जितनी जल्दी हो सके इस पानी से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। अंधेरा होने की वजह से इसे वो पत्थर नजर नहीं आया जो कहीं कहीं किनारों पर बाहर को निकले हुए थे। नाला अब बाएं जानिब को मुड़ गया। यहाँ बहाव की वजह से वो कटे हुए दरख्त की तरह मौजों के साथ बहती चली गई। इसे अंदेशा भी था कि आगे जाकर ये नाला किसी दरिया में न गिरता हो। दरिया से निकलना इसके लिए मुश्किल हो गया। नसरीन ने किनारे के ढलान पर फर्श को पकड़ने की सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी, मगर वो जहाँ हाथ डालती इसका हाथ फिसल कर नीचे आ जाता। यहाँ कोई झाड़ियाँ भी नहीं थी, बिल्कुल पथरीला नाला था। नसरीन ने यह सोचकर अपने आप को नाले की लहरों के सुपुर्द कर दिया कि शायद आगे जाकर यह ऊंचा किनारा खत्म हो जाए। पानी में मुसलसल रहने से इसका बदन ठंडा हो गया था। वो तेजी से हाथ पांव चला रही थी। कराची में तैराकी के मुकाबले में वो इसी तरह जोर लगाकर तैरा करती थी। इसी तरह तैरने से थोड़ी देर के लिए इसके बदन में गर्मी जरूर आ गई, मगर वो सख्त थक गई। इसका सांस फूल गया। इसे अपने डूब जाने का खतरा महसूस होने लगा। साड़ी की वजह से इसे तैरते वक्त दुगना जोर लगाना पड़ रहा था। नसरीन को अपने करीब से कोई चीज़ गुजरती हुई महसूस हुई। पहले तो वो डर गई, फिर इसने गौर से देखा तो ये एक दरख्त का कटा हुआ तना था। नसरीन ने दोनों बाजू डालकर इसको अपने साथ लगा लिया। इसके थके हुए जिस्म को गहरे सुकून का एहसास हुआ। दरख्त का तना इसे अपने साथ बहाए ले जा रहा था। नसरीन ने सर ऊपर उठाकर आसमान पर निगाह डाली। मशरिक की तरफ सफेदा सुबह नमदार हो रहा था। रात का अंधेरा फीका पड़ने लगा। जब सुबह काजिब की रोशनियां झलकनी शुरू हुई तो नाले के किनारे की ढलान दिखाई दी। कटा हुआ तना इसे नाले के दरमियान में लिए जा रहा था। नाले ने एक बार फिर दाएं जाने मोड़ काटा तो कटा हुआ दरख्त पानी के जोर से बाएं जाने वाले किनारे की तरफ आ गया। रोशनी हो गई कि नसरीन किनारे के पत्थरों को देख सके। नाला घूम कर आगे गया तो एक तरफ वाले किनारे पर बहुत सी झाड़ियां नजर आईं जिनकी शाखें पानी में डूबी हुई थी। नसरीन एक बाजू और टांगे चलाती कटे हुए दरख्त को इन झाड़ियों की तरफ लाने लगी। वो झाड़ियों के पास पहुंची। इसने लपक कर दोनों हाथों से झाड़ियों को दबोच लिया। वो निढाल हो चुकी थी कि पहली कोशिश में वो किनारे पर न चढ़ सकी। दूसरी बार इसने पूरी कोशिश करके अपने आप को झाड़ियों के ऊपर गिरा दिया। 1-1.5 मिनट तक वो वहीं साकित रही, फिर अपने आप को झाड़ियों में से खींच लिया और सिमट कर बैठ गई। सुबह की रोशनी फैल रही थी। इसकी गीली साड़ी इसके बदन के साथ चिमटी हुई थी। वो देख रही थी। सर्दी से इसके दांत बजने लगे। ये शुमाली इलाकों वाली सर्दी थी, फिर भी सेंट्रल इंडिया में खास तौर पर बम्बई साइड की तरफ मौसम सरमा में रात को इतनी सर्दी नहीं होती थी। और अगर आदमी पहाड़ी नाले के पानी में तैरता रहे तो इसके दांत बजने लगते हैं। नसरीन ने किसी न किसी तरह अपने आप को नाले से बाहर निकाल लिया। किनारे पर वहीं बैठ गई और इसने अपने चारों तरफ निगाह डाली। इसका ख्याल था कि गाड़ी किसी स्टेशन वाले शहर के करीब पहुंच रही है, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। इसे दूर सिवाय जंगली टीलों और टिकरियों के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिन पर जंगली झाड़ियां ही झाड़ियां उगी हुई थी। नीचे कहीं कहीं घने दरख्तों के झुंड थे। धूप चढ़ी हुई थी। जब नसरीन की तसल्ली हो गई कि आसपास कोई आदमी नहीं है तो उठकर एक जंगली झाड़ी की ओट में आई। अपनी साड़ी उतार कर निचोड़ी और इसे सूखने के लिए झाड़ियों पर धूप के रुख डाल दिया। फिर इसने अपनी पेटी कोट में से वो बंधा हुआ रुमाल निकाला जिसमें इसने रेल के डब्बे में ही गंगाबाई के दिए हुए 2000 के नोट बांध कर रख लिए थे। नोट गीले हो गए थे। इसने इन्हें भी धूप में डाल दिया और बैठकर अपने बाल निचोड़ने लगी। सूरज जरा ऊपर आया तो धूप में गर्मी महसूस होने लगी। साड़ी अभी पूरी तरह नहीं सूखी थी, मगर नसरीन ने शर्म हया के मारे इसे अपने गिर्द बांध लिया।
जब नोट सूख गए तो इन्हें दोबारा रुमाल में बांधकर साड़ी के अंदर रख लिया। इसे साड़ी बांधने का ज्यादा तजुर्बा नहीं था। कराची में कभी कभी किसी ब्याह शादी की तकरीब में वो साड़ी बांध लेती थी। कलाइयों में 2-2 सोने की चूड़ियां थी, वो भी उतार ली और नोटों वाले रेशमी रुमाल में इन्हें बांध लिया। धूप की हिद्दत के साथ बदन में दौरान खून को नॉर्मल कर दिया। साड़ी रेशमी और कीमती थी, इसमें खाते पीते हिंदू घराने की लड़की लग रही थी। वो सोचने लगी काश इसके पास कपड़े होते तो वो इन्हें पहन लेती, इस तरह वो मर्दों की मशकूक नजरों से बच सकती थी। सबसे पहले इसे ये मालूम करना था कि वहाँ करीब कोई आबादी है कि नहीं, कोई गांव वगैरह है तो वहाँ कोई मुसलमान घराना भी होगा या नहीं। बरे सगीर का ये वो खिता था, ये वो इलाका था जहाँ वो ख्वाब में भी कभी नहीं आई थी। दिल में ख्याल था कि किसी तरह दिल्ली या बम्बई पहुंचे और वहाँ पाकिस्तानी सफारत खाने या कौंसलेट में पनाह हासिल करे। वो खुदा का नाम लेकर पहाड़ी नाले के साथ साथ शुमाल की तरफ चल पड़ी। जिस तरफ इसके शुमाल में रेलवे लाइन थी, इधर से वो जितनी दूर निकल सके निकल जाना चाहती थी। नाला आगे जाकर फिर मोड़ घूम गया। यहाँ नसरीन ने एक पतली सी पगडंडी देखी जो खुश्क झाड़ियों के दरमियान टेकरियों के साथ साथ जाती थी। इस उम्मीद पर कि शायद आगे कोई गाँव हो, वो पगडंडी पर आ गई। पगडंडी दरमियान से उभरी हुई थी और इसके दोनों जानिब खुश्क कीचड़ के दरमियान बैलगाड़ियों के पहियों के गहरे निशान थे। इसका मतलब था कि इधर से गांव के लोग बैलगाड़ियों पर आते जाते रहते हैं। वो पगडंडी से जरा हटकर दरख्तों और झाड़ियों के साथ साथ चलने लगी। जमीन गैर हमवार थी जिसकी वजह से इसका सैंडल चलने से इसे तकलीफ दे रहा था। इसने सैंडल उतारा, पाँव में संगरेजे और सूखी घास के तिनके चुभने लगे। इसने दोबारा सैंडल पहन लिया। इसने अपनी रफ्तार सुस्त कर ली। नसरीन को इस बात की खुशी थी कि वो इज्जत और आबरू के डाकुओं के चंगल से बचकर निकल आई है। यह ऐसी ही बात थी कि आदमी किसी छोटी जेल से फरार होकर किसी बड़ी जेल में निकल आए। बहरहाल नसरीन को इस बड़ी जेल से भी फरार होना था। जिस पगडंडी पर वो चल रही थी वो आगे जाकर एक नशीब में उतर गई जहाँ पानी ही पानी था। शायद ये कोई बरसाती जोहड़ या नाला था। बैलगाड़ियाँ इसी पानी से गुजर कर दूसरे किनारे पर जाती थी। पहियों के निशान भी जोहड़ में उतर गए। नसरीन वहाँ रुक गई। इसने दूसरे किनारे पर निगाह डाली। दूसरा किनारा भी वीरान बयाबान था। वो अब पानी में नहीं उतरना चाहती थी, पलट कर पीछे भी नहीं जा सकती थी। वो पगडंडी छोड़कर छोटे छोटे टीलों के दरमियान चलने लगी। सूरज काफी ऊपर आ गया था। फिजा गर्म हो गई थी। इसे कुछ पता नहीं था कि वो किधर जा रही है। जिधर जा रही है इसके आगे क्या होगा। इसके दिल में सिर्फ एक ही अज़म था कि किसी तरह वो किसी बड़े शहर में पहुंच जाए। वहाँ ज़रूर मुसलमान भी रहते होंगे। वो कोई मस्जिद देखकर इसके मौलवी साहब के पास जाकर अपनी बिपता सुना सके। मौलवी साहब इसको ज़रूर दिल्ली या बम्बई में पाकिस्तान के सफारत खाने में पहुँचा देंगे। इसकी रफ्तार सुस्त थी मगर फिर भी वो थक कर एक जगह दम लेने को बैठ गई। दूर तक किसी गाँव की आबादी का भी नामो निशान न था। ऊंचे नीचे टीले थे, दरख्त था और घास की पहाड़ी टुकड़े थे। इसे प्यास महसूस हुई। वहाँ पानी कहीं नहीं था। एक छोटा सा तालाब रास्ते में आया था मगर इसका पानी इतना गंदा था कि नसरीन ने इसे हाथ भी न लगाया। इसने एक चट्टान देखी जिसे सब्ज़ गाय ने सारे का सारा ढांप रखा था। इसकी एक दराड़ में से पानी की छोटी सी धार नीचे गिर रही थी। नसरीन ने वहाँ पानी पीकर प्यास बुझाई। अपने मंगेतर और महबूब सुल्तान के वालिद से नसरीन ने कमांडो की थोड़ी बहुत तरबियत हासिल कर रखी थी मगर इस पर अमल करने का ये पहला मौका था। इसके दिल में ईमान की शमा फरोजा थी। इसे अपने खुदा पर भरोसा था। वो जानती थी कि खुदा के बंदों पर आजमाइश के वक्त आ जाता है और तब ही पता चलता है कि आदमी के पास ईमान की कितनी ताकत है। इस एतबार से नसरीन का ईमान चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत था। वो घबराई हुई नहीं थी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी थी। इस उम्मीद का चिराग इसके दिल में रोशन था कि वो इंडिया के किसी न किसी बड़े शहर में पहुंचकर पाकिस्तानी सफारत खाने या कौंसलेट से राब्ता कायम करने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। इसके इर्द गिर्द ताड़ के बहुत से दरख्त थे। इसका ख्याल था कि ये नारियल के दरख्त हैं। वो इनके नीचे आकर गिरे पड़े नारियल तलाश करने लगी और इनको खाकर भूख मिटाए मगर वहाँ इसे एक भी नारियल न मिला। ताहम ताड़ के दरख्त दूर से देखने पर नारियल का दरख्त जैसा ही लगता है मगर वो नारियल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। गाँव के लोग ताड़ के दरख्त पर चढ़कर इसकी एक शाख काट कर इसके आगे हांडी या मिट्टी का मटका बांध देते हैं। सारी रात इस मटके में ताड़ के दरख्त का दूध जैसा मीठा रस टपकता रहता है। सुबह को इसे पिया जाता है। इसे ताड़ी कहते हैं मगर इसमें नशा सा होता है। मैंने अपनी खाना बदोशी के दौरान बम्बई के एक जंगल में इस दूध का एक गिलास पिया था। इसका जायका बिल्कुल दही की लस्सी की तरह था। गाँव के लोग इसके मटके वाली ताड़ी को धूप निकलने के बाद पिया जाए तो इसमें नशा पैदा हो जाता है। एक ताड़ी वो होती है जो एक तरह की तेज़ देसी शराब ही होती है। दिल्ली, रंगून और बम्बई के गरीब मोहल्लों में ताड़ी की बाकायदा दुकानें हैं। इस ताड़ी का रंग हल्का होता है। इसे बड़े बड़े ठेलों में डाला जाता है और मजदूर लोग दुकान के अंदर बैठकर मिट्टी के कटोरों में ये ताड़ी पीते हैं। रंगून शहर
शहर की एक गली में मैंने फिरंगी औरत मर्दों को आमने सामने ज़मीन पर बैठे ताड़ी पीते अपनी आंखों से देखा था। 7 पत्तों पर उन्होंने मिर्चों वाले चने रखे हुए थे। वो आपस में बड़ी ऊंची जुबान में बातें कर रहे थे। एक फिरंगी तो दुकान की सीढ़ियों पर नशे में बेहोश भी पड़ा था। ये मंजर आज भी बिल्कुल साफ साफ मेरी आंखों के सामने आ जाता है। नसरीन को नारियल के फ़र्क का ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन एक जगह नारियल के दरख्तों का झुंड भी नजर आ गया। इसके नीचे बहुत से नारियल पड़े थे। नसरीन ने इन्हें तोड़ा, इनका पानी पिया, गोदा खाकर इसे काफ़ी हौसला हुआ। कुछ देर वहीं बैठकर अपने एक सैंडल के फीते को अच्छी तरह से बांधा और उठकर दोबारा चल पड़ी। अब ज़रूरी मालूम होता था कि हम थोड़ा सा पीछे चलकर सुल्तान की खबर लें। वो अपने बाप के कातिलों को जहन्नम रसीद करने के बाद मेरठ आया था, जहाँ से भाई रफ़ीक ने बताया कि वो दिल्ली चली गई है। सुल्तान को हमने वहाँ छोड़ा था और वो रेलगाड़ी में बैठा दिल्ली की तरफ रवाना था। ये बात किसी हद तक सुल्तान के हक में जाती थी कि नसरीन पढ़ी लिखी बाहिम्मत लड़की थी, वो ज़रूर दिल्ली में पाकिस्तानी सफारत खाने पहुँच गई होगी। सुल्तान को अपनी भी फिक्र थी। एक तो वो बगैर ज़रूरी कागजात के इंडिया में फिर रहा था, दूसरा वो कत्ल भी कर चुका था। पुलिस ज़रूर इसकी तलाश में होगी। ट्रेन बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। सुल्तान इससे पहले 2-1 बार ही दिल्ली आया था, मगर ये काफ़ी देर पहले की बात थी। अब दिल्ली का शहर बड़ा गुंजान हो गया था और कितनी ही नई कॉलोनियाँ आबाद हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी रश था। वो मुसाफिरों की धक्कम पेल से निकलता हुआ प्लेटफॉर्म के गेट पर आया, जहाँ एक हिंदू टिकट चेकर खड़ा मुसाफिरों से टिकट लेकर इन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे रहा था। इसके करीब ही एक स्टूल पर एक अधेड़ उम्र आदमी सर पर गुलूबंद लपेटे बैठा था। इसने निस्वारी रंग का कोट पहना हुआ था और हाथों को बगलों में दाब रखा था। सुल्तान ने देखा कि ये आदमी हर मुसाफिर को बड़े गौर से घूर कर देखता है। सुल्तान भी दूसरे मुसाफिरों के साथ टिकट देकर गेट से निकल गया। दिन डूब रहा था, सर्दी बढ़ रही थी, धूप का रंग फीका पड़ रहा था। दिल्ली स्टेशन के बाहर आते ही सुल्तान इस तरफ चला आया जहाँ टैक्सियाँ और रिक्शे खड़े थे। सुल्तान ने एक टैक्सी ड्राइवर को देखा जिसकी शरई दाढ़ी थी, समझ गया कि ये मुसलमान है। सुल्तान इसकी टैक्सी में बैठ गया और इसे चांदनी चौक चलने को कहा। इससे ये नाम बड़ा याद रहा था। टैक्सी स्टेशन के इलाके से निकली और चांदनी चौक की तरफ चल पड़ी। सुल्तान ने जरा आगे को झुककर ड्राइवर से पूछा, आप मुसलमान हैं भाई साहब? ड्राइवर की शक्ल सुल्तान को सामने लगे आईने में नजर आ रही थी। ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। आप कहाँ से आए हैं? ड्राइवर ने गाड़ी को जरा घुमाते हुए कहा, आपका लहजा मेरठ वालों का नहीं है। सुल्तान ने कोई जवाब न दिया, फिर कहने लगा, भाई साहब मैं मालीर कोटला का मुसलमान हूँ। यहाँ मेरे एक भाई ने अपना नया मकान बनवाया है, मुझे वहाँ जाना है। भाई ने सिर्फ इतना ही लिखा था कि मकान पाकिस्तानी सफारत खाने के करीब ही है। तुम ऐसा करो कि मुझे पाकिस्तानी सफारत खाने तक ले चलो, आगे मैं मकान खुद तलाश कर लूँगा। पाकिस्तानी एम्बेसी तो दूसरी तरफ है। ये कहकर इसने गाड़ी घुमाकर दूसरी सड़क पर डाल दी। गाड़ी गुंजान बाजारों से निकलकर खुले इलाके में आ गई जहाँ जदीद वज़ा की इमारतें थी। टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब आप मुझे पाकिस्तानी लगते हैं, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं। हमारे मुसलमान भाई आते ही रहते हैं। सुल्तान बोला, बरादर अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मैं भी ना छुपाता। मैं तो मालीर कोटला से छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। बड़ा भाई यहाँ तामीराती कंपनी में मुलाजिम है। इसके बाद ड्राइवर खामोश हो गया। गाड़ी एक पार्क के करीब रुक गई। ड्राइवर ने एक बंगले की तरफ इशारा किया, वो पाकिस्तानी एम्बेसी है सामने। सुल्तान किराया अदा करके टैक्सी से उतरने लगा तो मुसलमान टैक्सी ड्राइवर ने खिड़की से सर निकाल कर कहा, एम्बेसी में हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों को मेरा सलाम कहना। खुदा पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। ये कहकर इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुल्तान दिल्ली के इस मुसलमान टैक्सी ड्राइवर के जज्बात से बड़ा मुतासिर हुआ। इस्लाम ही ऐसा रिश्ता है जो मुल्क व मिल्लत, रंगो नस्ल के इम्तियाज़ के बगैर एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से वाबस्ता रखते हुए हैं। फिरते जज्बात से सुल्तान का चेहरा सुर्ख हो गया। काश दुनिया के तमाम मुल्क आपस की फरोई इख्तलाफात ख़त्म करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले तो वो एक जान हो जाए। फिर किसी इसराइल को फ़लस्तीनियों पर कब्जा करने और काफरों को कश्मीरी मुसलमान के घरों को आग लगाने, इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने की जुर्रत नहीं हो सकेगी। सुल्तान इन्हीं ख्यालात के साथ सड़क किनारे इस जगह आ गया। वहाँ टैक्सी ड्राइवर इसे छोड़कर गया था। पाकिस्तानी सफारत खाने में दूर पाकिस्तानी हिलाली परचम देखकर सुल्तान का सर फख्र से ऊंचा हो गया। वो सड़क के किनारे आगे चलने लगा। वो इतना जानता था, इसे मालूम था कि सफारत खानों के बाहर इस मुल्क के खुफिया पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं जो सफारत खानों में आने जाने वालों की निगरानी करते हैं। सुल्तान का हुलिया ऐसे नौजवान जैसा था, गर्म जैकेट, पतलून, जॉगर बूट और गले में गर्म मफरल था। मगर सबसे ख़तरनाक बात यह थी कि इसकी पतलून की अकबी जेब में कमांडो चाकू और इसके अंदर भरा हुआ पिस्तौल था। वो पहले 2 कत्ल भी करके आया हुआ था। एक तरफ दरख्तों के नीचे सिगरेट चाय का एक खोखा था। सुल्तान ने सोचा कि वहाँ चलकर सिगरेट पी लेता हूँ, हालात का जायजा भी लेता हूँ। वो खोखे के करीब आया तो अचानक इसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो खोखे के बाहर लोहे की कुर्सी पर बैठा सुल्तान की तरफ घूर कर देख रहा था। सुल्तान ने इसे फ़ौरन पहचान लिया कि वही
वही आदमी था जो रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकर के पास स्टूल पर बैठा हुआ था। सुल्तान समझ गया कि ये खुफिया पुलिस का आदमी है। सुल्तान बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से कोठरियों के दरमियान वाले छोटे से रास्ते की तरफ मुड़ गया। ये रास्ता आगे दूसरी सड़क पर जा निकलता था। सुल्तान ने पीछे मुड़कर देखा, खुफिया पुलिस वाला बराबर इसका पीछा कर रहा था। सुल्तान अब वहाँ से निकल जाना चाहता था। एक ख्याल इसके दिल में यह भी आया कि दूसरी तरफ से भागता हुआ आए और पाकिस्तानी सफारत खाने के अंदर दाखिल हो जाए तो महफूज हो जाएगा और इसे नसरीन का सुराग मिल सकेगा। मगर ये सोच कर इसने अपना इरादा मुलतवी कर लिया कि यहाँ सफ़ेद कपड़ों में इंडियन पुलिस के मुसल्ले कमांडो भी छुपे हुए होते हैं और इस पर फायर आ सकता है। यह भी हो सकता है कि गार्ड इसे सफारत खाने के गेट में दाखिल ही ना होने दे। इन्हें क्या पता कि मैं कौन हूँ। पता चल भी जाए तो इंडियन पुलिस कमांडो ये कहकर इसे दबोच सकते हैं कि ये हिंदू गुंडा है, कत्ल करके भागा है। सफारतकार बड़े मोहतात रहते हैं, वो इस किस्म के मामलात में बिल्कुल दखल नहीं देते। हाँ, अगर सफारत खाने के गेट के अंदर होता तो फिर इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।